चलिए तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में अपना टॉपिक होने वाला है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, एक विधिवत ढंग से हमें देखना है इसमें। तो ये जो आवेश होता है इसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम आवेश के बारे में आपको बता चुके हैं, ये कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं आवेश की उत्पत्ति किसी पदार्थ के अंदर किस प्रकार से होती है। साथ ही आज के टॉपिक में हम आपको एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का रहेगा, दूसरा टॉपिक इसी में हम आज आपको बताने वाले हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम की भी बात आज के टॉपिक में करेंगे। तो चलें हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब देखिए एक चीज आपको पता है, संसार के प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों का नाम होता है परमाणु या एटम। एटम इससे छोटा कण नहीं होता, क्योंकि ये जो एटम वर्ड है इसका मतलब होता है कैन नॉट कट, जिसे और अधिक काटा ना जा सके। यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, एटम। अब हम बात करें थोड़ा सा परमाणु की संरचना के बारे में कि परमाणु की बनावट कैसी होती है, ये किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो देखिए परमाणु की बनावट होती है गोलाकार, कुछ इस तरीके से परमाणु की बनावट होती है गोलाकार। परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, और उन कणों का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर 3 प्रकार के प्रमुख कण पाए जाते हैं जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते कहां है, इस परमाणु के अंदर किस प्रकार की संरचना ये बनाते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु में एक बीच में जगह होती है जिसका नाम होता है नाभिक। परमाणु के बिल्कुल सेंटर में एक जगह होती है जिसका नाम होता है नाभिक, और इसी नाभिक के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब रही बात तीसरे कण इलेक्ट्रॉन की, तो ये कण क्या करता है कि नाभिक के चारों तरफ ऐसे वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है। यानी इन कक्षाओं में ऐसे, ये कक्षा का जो नाम लिया गया है, ये कक्षा होती है जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस रास्ते का ही नाम होती है कक्षा, रास्ते का ही नाम दिया जाता है कक्षा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। अब देखें, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लें। तो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है ऋणावेश और प्रोटॉन में पाया जाता है धनावेश। न्यूट्रॉन तीसरा कण है, ये होता है उदासीन, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है। आवेश की मात्रा जो दोनों में सेम होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन में भी होती है और वही होती है प्रोटॉन में। आवेश का प्रकार जरूर अलग अलग होता है, लेकिन आवेश की मात्रा दोनों में सेम होती है। दूसरी बात, किसी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे। यदि इस परमाणु के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 5 ही प्रोटॉन होंगे। हम बात कर रहे हैं परमाणु की, ना कि आयन की। आयन में अलग होंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या अलग होगी, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं परमाणु की। तो परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन भी रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो यदि हम बात कर ले, देखिए यदि हम बात करें इस परमाणु के अंदर आवेश की, कि इस परमाणु के अंदर कितना आवेश है या क्या आवेश है, कौन सा आवेश है, तो देखें हम निकालते हैं। ये आवेश डिपेंड करेगा किन बातों पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। क्योंकि न्यूट्रॉन तो अपना वैसे भी उदासीन है, इसमें ना धनावेश है ना ऋणावेश है, तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के इसके अंदर का आवेश निकालते हैं। तो अभी मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, प्रोटॉन की संख्या 5 है। तो आवेश की मात्रा को हम क्या करते हैं,
आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन में आवेश प्लस प्रोटॉन में आवेश, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, तो 5 गुणे एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश की बात कर लिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कौन सा ऋणावेश है, ये माइनस वाला आवेश है, कुछ ऐसा ऋणावेश। प्लस प्रोटॉन भी, प्रोटॉन की संख्या भी 5 है, गुणे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कौन सा है धनावेश होता है, धनावेश इसमें होता है। तो इन्हें जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये -5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस 19 कूलम। ये तो प्लस और माइनस दोनों इक्वल है, इनका कितना आने वाला है आंसर आएगा 0, अर्थात मतलब क्या होगा इस परमाणु के अंदर कोई आवेश नहीं है। हालांकि ये बात गलत है कि इस परमाणु के अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो आवेश तो है। इलेक्ट्रॉन, यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, प्रोटॉन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन में आपको पता है आवेश होता है, प्रोटॉन में आवेश होता है, तो ये कहना गलत होगा कि इसके अंदर आवेश नहीं है, के अंदर आवेश है। अंतर क्या है कि इसके अंदर जितना धनावेश है उतना ही है ऋणावेश, यानी इस परमाणु के अंदर ना तो ऋणावेश का प्रभाव है ना धनावेश का प्रभाव है, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। अब हम बात करें इसमें आगे, तो देखें प्लस और माइनस में आवेश में आपको बता दिया गया था कि यदि एक प्लस और एक माइनस को आप पास में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, उनके बीच में आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। तो प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर, प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, न्यूट्रॉन का आवेश न्यूट्रल है, कोई आवेश ही नहीं है, तो इस प्रोटॉन के कारण पूरा नाभिक कैसा होता है धनावेशित, पूरा नाभिक बिल्कुल प्लस से भरा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन में कौन से आवेश ऋणावेश होते हैं, तो इस प्लस और इस माइनस के बीच क्या होगा आकर्षण। अभी इसकी बात हम आवेश वाले चैप्टर में कर चुके हैं, तो प्लस और माइनस के आप पास में लेके आओगे तो उनके बीच आकर्षण होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है ऋणावेश होता है, प्रोटॉन में होता है धनावेश, यानी पूरा नाभिक होता है आपका कैसा धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन में होते हैं ऋणावेश। तो प्लस और माइनस के बीच में होता है आकर्षण, यानी ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखे रहता है, अपनी ओर बांधे रहता है, और ये इन कक्षाओं में ऐसे घूमते रहते हैं। अब देखें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ नाभिक के पास वाली कक्षा में घूम रहे हैं, पास वाले रास्ते में घूम रहे हैं, तो नाभिक इनके ऊपर ज्यादा बल लगाएगा। स्वाभाविक सी बात होती है कि यदि किसी चीज के हम पास में खड़े होकर के बल लगाएंगे तो उसके ऊपर लगने वाला बल ज्यादा होगा। तो नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा बल लगाता है, ज्यादा बल से इनको खींचता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का नाम हम रखते हैं क्या, बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाभिक से बंधे होते हैं, तीव्रता के साथ बंधे होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके जो बाहर की कक्षाओं में घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक बल तो लगाएगा, लेकिन देखिए यहाँ नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा हो गई है, इनकी अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा हो गई है, तो दूरी ज्यादा होने के कारण इनके ऊपर लगने वाला बल भी कम होगा, यानी इनके ऊपर कम बल लगेगा। जब इनके ऊपर कम बल लगता है तो ये स्वतंत्र रहते हैं, इन कक्षाओं में स्वतंत्र रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि छोड़ के बाहर जाएंगे, क्योंकि नाभिक के कारण इनके ऊपर लगने वाला बल शून्य नहीं है, थोड़ा बहुत बल लग रहा है इनके ऊपर, नाभिक इनको खींच रहा है, तो ये नाभिक को छोड़कर परमाणु को बाहर नहीं निकलेंगे अभी। तो इन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब देखिए इस चीज को आप याद रखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन को। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के परमाणु के बाहरी कक्षाओं में, नाभिक से दूर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला जाता है क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल इनके ऊपर कमजोर होता है, क्षीण होता है।
अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आगे भी हम चर्चा करेंगे, धारा विद्युत को जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है जिनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने का यही जिम्मेदार होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। इसकी बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल अभी हम आवेश को देखते हैं। अब देखें तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में घूम रहे हैं। अब एक काम किया जाए, यदि इनको बाहर कहीं से ऊर्जा दे दी जाए, मतलब बाहर कहीं से इनको एनर्जी दे, जितनी ऊर्जा ये दे रहा है, जितनी ऊर्जा ये दे रहा था उसका तो ये घूम रहा था, उस ऊर्जा के कारण ये घूम रहा था। अब आप एक काम करें, इसको बाहर कहीं से ऊर्जा दे दें, बाहर से एनर्जी दे दें। जब ये ऊर्जा पाएगा तो ऊर्जा पाकर ये क्या करता है, परमाणु को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। और जब ये बाहर निकला, परमाणु को छोड़कर बाहर निकला, कैसे निकला है, हम बाहर से इसको कहीं से ऊर्जा दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। याद रखना कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आवेश। कैसे आएगा उस बात को यहां समझें। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया है, समझ लें बात को। इलेक्ट्रॉन हम इसमें माने थे कितना, 5, प्रोटॉन भी माने थे 5। इलेक्ट्रॉन यहां से एक निकल चुका है तो कितने बचे, 4। जबकि प्रोटॉन में तो हम कुछ किए नहीं, प्रोटॉन तो अपना रखा हुआ है। प्रोटॉन होता है कौन सा, धनावेश, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश। तो देखें ऋणावेश की मात्रा कम हो गई, धनावेश की मात्रा ज्यादा हो गई, अर्थात इस परमाणु के अंदर धनावेश आ चुका है, प्लस वाले का प्रभाव आ चुका है। तो ये हो गया धनावेश की उत्पत्ति, यानी धनावेश कैसे उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला। और बाहर निकलने से हुआ क्या है, प्रोटॉन की संख्या अपनी उतनी ही रह गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब माइनस वाले की संख्या कम हो गई। जब माइनस वाले की संख्या कम हुई तो प्लस वाले का प्रभाव ज्यादा हो गया, यानी इस परमाणु में आ गया कौन सा, धनावेश। अब हम बात करें आगे इसकी, यदि इसमें हम इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लाकर डाल दें, मान लीजिए इसमें हम बाहर कहीं से लाते हैं एक इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं, तो क्या होगा। तो देखें इसी पॉइंट को हम यहां समझ लेते कि इलेक्ट्रॉन थे अपने पास 5, प्रोटॉन थे अपने पास 5। हम कर क्या रहे, एक इलेक्ट्रॉन यहां लाके डाल रहे हैं, तो 5 + 1 = 6। जबकि प्रोटॉन को तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है, तो प्रोटॉन की संख्या बची है कितनी, 5। यानी प्लस वाला है 5, माइनस वाला हो गया, अच्छा ज्यादा संख्या है किसकी, माइनस वाले की। यानी इस परमाणु में असर किसका हो जाएगा, प्रभाव इफेक्ट किसका हो जाएगा, माइनस के। इस परमाणु के अंदर उपस्थित हो गए क्या, ऋणावेश। तो जो बात हम आपको आवेश वाले चैप्टर में क्लियर कराए थे कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ऋणावेश होता है, वो यही चीज होता है जिसे हम यहाँ आपको बता चुके हैं। चले तो देखें, किसी पदार्थ के अंदर आवेश उत्पन्न करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल पाते हैं। अब क्यों नहीं निकलता, ये 11th क्लास की केमिस्ट्री में ये बात बताई गई थी। आयनन एंथैल्पी का जो चैप्टर है उस चैप्टर में इसकी बात हो चुकी है आयनन एंथैल्पी में, कि हम इन इलेक्ट्रॉनों को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई चर्चा आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। तो चले अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है आवेश का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एक नाम और है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम एक नाम इसका और दिया गया है। ये क्या होता है, थोड़ा सा इसे 2 लाइन लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि ये क्या होता है। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी पृथक्कृत विलगित यानी आइसोलेटेड निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। पृथक्कृत का मतलब होता है कि जिसका संपर्क किसी से नहीं होता है, वो सभी से अलग होता है। पृथक मतलब होता है अलग। तो ऐसी बॉडी या ऐसा पदार्थ जिसका संबंध किसी से नहीं होता है, तो उसके अंदर जो कुल आवेश होता है, नेट आवेश, वो संरक्षित रहता है। अर्थात जितना उसके अंदर आप आवेश देंगे, वो आवेश उसके अंदर सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। कैसे, देखिए, यदि हमारे पास
मान लीजिए कि ये एक कोई बॉडी है और ये बॉडी है आइसोलेटेड, पृथक्कृत बॉडी है, अर्थात ये बॉडी ना तो बाहर से आवेश अंदर आने देगी और ना ही अंदर से अंदर के आवेश को बाहर जाने देगी। यदि यहाँ हम दो कण रख दें या दो पिंड रख दें, मान लीजिए एक पिंड को हम 2 कूलाम आवेश दे देते हैं और एक पिंड को 3 कूलाम आवेश दे देते हैं, दोनों को धनावेश हम दे रहे हैं। तो ये नियम ये कह रहा है कि इस बॉडी के अंदर ये जो 2 कण रखे हुए हैं इनके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, एक चीज हो सकता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इनके आवेश को यदि कहें कि ये कम हो जाएगा तो ये नहीं होगा। देखिए इन दोनों बॉडी का कुल आवेश कितना हो रहा है, 5 कूलाम। तो बॉडी के अंदर 5 कूलाम आवेश ही रहेगा, बशर्ते क्या होना चाहिए, वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, पृथक्कृत होनी चाहिए, अर्थात एक किसी से उसका संपर्क नहीं होना चाहिए, ना तो ये अपने बाहर से आवेश को अंदर आने दे और ना ही अंदर वाले आवेश को बाहर जाए। यदि देखिए अब यदि इस बॉडी को आप उठाकर, जिसके अंदर आप ये 2 कूलाम और 3 कूलाम का आवेश रखते हैं, यदि आप इसे उठाकर हिला देते हैं तो हिलाने के बाद एक चीज यहां हो सकती है कि एक बॉडी का आवेश 1 कूलाम रह जाए और दूसरी बॉडी में 4 कूलाम हो जाए, लेकिन दोनों को ऐड करने पर अपना 5 कूलाम ही होगा। यही है आवेश संरक्षण का नियम। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, लेकिन यदि आप कहें कि इनको हिलाने के बाद इनका आवेश 4 कूलाम हो जाए या 6 कूलाम हो जाए तो ये नहीं होगा। पृथक्कृत निकाय में आवेश उसका संरक्षित रहेगा, अर्थात देखें इसे एक अलग तरीके से भी हम समझते हैं। इसको हम इस हिसाब से एक और नाम दे सकते हैं, इसकी एक परिभाषा टाइप की और बना सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। देखिए यदि आप कांच की छड़ को लेकर रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ में उत्पन्न होता है धनावेश और रेशम के कपड़े में उत्पन्न होता है ऋणावेश। यहां देखिए यदि कांच के छड़ में 10 कूलाम आवेश उत्पन्न हुआ है, समझने की बात है, यदि कांच की छड़ में 10 कूलाम धनावेश उत्पन्न हुआ है तो रेशम के कपड़े में 10 कूलाम ऋणावेश उत्पन्न होगा, अर्थात एक वस्तु में जितना धनावेश उत्पन्न होगा दूसरे वस्तु में उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा। यही है आवेश संरक्षण का नियम। तो आज की क्लास में हम बात कर लिए आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में, और साथ ही इसके हमने एक टॉपिक और देखा, आवेश संरक्षण का नियम। इनकी चर्चा आज की क्लास में हम कर चुके हैं। अब आवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण की जो क्लास चलने वाली है उस क्लास में हम समझेंगे कि किसी पदार्थ में आवेश कितनी मात्रा में उत्पन्न होता है। अभी तक तो मैंने ये देख लिया कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब हम ये देखेंगे अगली क्लास में कि किसी पदार्थ में आवेश कितना उत्पन्न होगा। कहने का अर्थ ये हो रहा है कि यदि एक पदार्थ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए या किसी पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए या किसी पदार्थ से 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इतने इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन उस आवेश की मात्रा कितनी होगी, कितना आवेश उत्पन्न होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे आवेश के क्वांटीकरण की। ये अपनी अगली क्लास होने वाली है। तो चलें आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे आपको आवेश के क्वांटीकरण के साथ।